नमस्कार दोस्तों, 13 मार्च 2021 के डेली न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। पहली न्यूज, इंडिया टू मेक यूएस वैक्सीन्स विद जापान फंड्स ऑस्ट्रेलिया लॉजिस्टिक्स। आपको पता है कि पहली समिट लीडर्स मीटिंग हुई है कोऑर्डिनेटेड ग्रुपिंग क्वाड की, जिसके बारे में मैंने कल करंट अफेयर्स में आपको बताया था। फ्राइडे को ये अनाउंसमेंट आई कि इंडिया अमेरिका के लिए वैक्सीन्स मैन्युफैक्चर करेगा, और ये वैक्सीन्स मैन्युफैक्चर करने के लिए फंड कौन प्रोवाइड करेगा? जापान प्रोवाइड करेगा। और लॉजिस्टिकल सपोर्ट कौन प्रोवाइड करेगा? ऑस्ट्रेलिया प्रोवाइड करेगा। और ये वैक्सीन पूरे इंडो पैसिफिक रीजन्स की कंट्रीज को अवेलेबल करवाई जाएंगी। तो वैक्सीन अमेरिका की होंगी, बनेगी इंडिया में, पैसा जापान की तरफ से आएगा, लॉजिस्टिकल सपोर्ट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आएगा। इसके लिए कुछ वर्किंग ग्रुप्स यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं, जिनका नाम है क्वाड वैक्सीन एक्सपर्ट ग्रुप, क्वाड क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप और क्वाड क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप। ये कुछ कॉन्क्रीट आइटम्स थे जो कि बाहर निकल के आए जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इंडिया के, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन, पीएम योशिहिडे सुगा ऑफ जापान और पीएम स्कॉट मॉरिसन ऑफ ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल मोड में सामने बैठ के बातचीत कर रहे थे। क्वाड क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप के बारे में बात की जाए, जिसने क्या बोला? Quad leaders recognize that a free, open, inclusive, and resilient Indo-Pacific requires that critical and emerging technologies governed and operates according to shared values and interest। ठीक है भाई, अच्छी अच्छी बात है। क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप एक स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स को डेवलप करेगा ऑन टेक्नोलॉजी डिजाइन, डेवलपमेंट एंड यूज, फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन ऑन टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स डेवलपमेंट इंक्लूडिंग बिटवीन अवर नेशनल टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड बॉडीज एंड वर्किंग विद अ ब्रॉड रेंज ऑफ पार्टनर्स। इन्होंने ये भी बोला कि दे विल इनकरेज कोऑपरेशन ऑन टेलीकम्युनिकेशंस डिप्लॉयमेंट, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इक्विपमेंट सप्लायर्स, फ्यूचर टेलीकम्युनिकेशन, प्राइवेट सेक्टर के साथ बातचीत। क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप क्या कर रहा है भाई? क्वाड क्लाइमेट चेंज को एक प्रायोरिटी की तरह लेगा, इंडो पैसिफिक रीजन में क्लाइमेट चेंज को कम करने की कोशिश करेगा कोऑपरेशन के थ्रू, पेरिस एग्रीमेंट के इंप्लीमेंटेशन को और पेरिस अलाइन टेम्परेचर लिमिट जो कि बोलती है 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं, और कोशिश किया जाए तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रखना है हमको टेम्परेचर इंक्रीज को। तो ये सब बोल बच्चन टाइप की बातें करी गई हैं। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस में ये चीज आपको काम आएगी। अगली न्यूज है, नीति आयोग ने सबमिट की है पहली लिस्ट 12 पीएसयूज की, जिसको प्राइवेटाइजेशन के लिए यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाएगा। प्राइवेटाइजेशन ड्राइव को ये सरकार बहुत प्रोएक्टिवली परस्यू करने की कोशिश कर रही है, और नीति आयोग जिसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, इस नीति आयोग ने अपनी पहली लिस्ट सबमिट की है जिसमें 12 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के नाम लिए गए हैं जिनको प्राइवेटाइज किया जाएगा। ये जो पीएसयूज हैं स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में, इनके प्राइवेटाइजेशन के बारे में अब कौन बात करेगा? तो डीपम बात करेगा। डीपम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करता है, नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। डीपम का नाम पहले था डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, बाद में नाम हो गया डीपम। और कौन कौन इस बात पर डिसीजन लेगा कि कौन सी कंपनी को डिसइन्वेस्ट करना है, कौन सी को नहीं करना है? तो कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ऑन डिसइन्वेस्टमेंट भी इसको बात करेंगे। कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ऑन डिसइन्वेस्टमेंट, डाइवेस्टमेंट को लीड कौन करता है? कैबिनेट सेक्रेटरी लीड करते हैं। इस लिस्ट में पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी हैं, इंश्योरेंस कंपनीज भी हैं। पीएसयूज को प्राइवेटाइज करने की जो ड्राइव है, ये हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने बजट 2021 में ही अनाउंस करी थी, और ये बोला था कि इस साल कम से कम 1,75,000 करोड़ रुपए लेके आने हैं हमको डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू। अपनी बजट स्पीच में निर्मला सीतारमन जी ने बोला था कि 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी को 2021-22 में डिसइन्वेस्ट किया जाएगा। ओके, नीति आयोग को टास्क दिया गया था कि आप आइडेंटिफाई करो कि कौन सी कंपनीज को डिसइन्वेस्ट किया जा चुका है, और नीति आयोग ने यहाँ पे नाम ले लिए हैं। कुछ स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं जहां पे सेंटर की प्रेजेंस रहेगी, तो सेंटर की प्रेजेंस मिनिमम रहेगी। तो इन सेक्टर्स में जैसे पावर में, पेट्रोलियम में, कोल में, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, डिफेंस, बैंकिंग में कुछ कंपनीज होंगी, उन कंपनीज के पास मैक्सिमम एसेट्स होंगे। बहुत सारी कंपनीज को बड़ी कंपनीज में मर्ज कर दिया जाएगा, बहुत सारी कंपनीज को प्राइवेट कंपनी को बेच दिया जाएगा। ओके, ये जो कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज हैं, नीति आयोग की रिकमेंडेशन को जो देख रहा है, वो अपनी सजेशन देगा अल्टरनेटिव मैकेनिज्म को। अल्टरनेटिव मैकेनिज्म में कौन बैठा है? तो फाइनेंस मिनिस्टर बैठी, मिनिस्टर ऑफ रोड बैठे, ट्रांसपोर्ट हाईवेज हैं, और मिनिस्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स बैठे हुए हैं। ओके भाई, तो अल्टरनेटिव मैकेनिज्म ने एक बार इस स्टेप को कंसीडर कर लिया, उसके बाद डीपम इस आइडिया को, यानी किसी कंपनी के डिसइन्वेस्टमेंट को, आइडिया को रखेगा सीसीईए के सामने, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। और अगर कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यहां पे असेंट दे देता है तो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट हो जाएगा। यानी शुरुआत हुई नीति आयोग से चीज गई डीपम के पास,
और सीजीडी के पास, कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज के पास, इन्होंने अप्रूवल दे दिया। अगर अल्टरनेटिव मैकेनिज्म के पास चीज जाएगी, अल्टरनेटिव मैकेनिज्म ने अप्रूवल दे दिया तो सीसीईए के पास जाएगी। तो नीति आयोग से डीपीएम और कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज, इनसे अल्टरनेटिव मैकेनिज्म के पास, और अल्टरनेटिव मैकेनिज्म से सीसीईए के पास। सीसीईए से अप्रूवल मिल गया, डिसइन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। जनरल स्टडीज पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज इंटरवेंशन में न्यूज काम आएगी। नेक्स्ट, फाइनेंस मिनिस्ट्री आस्क सेबी टू विड्रॉ सर्कुलर ऑन 81 बॉन्ड्स। 81 बॉन्ड्स मैं आपको यहां नहीं समझा सकता, थोड़ा ट्रिकी टॉपिक है। 81 बॉन्ड्स ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो बैंक इशू करते हैं और इनकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती। इनमें कुछ टाइम फिक्स किया जाता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आप बैंक रिटर्न दे सकती है, इंटरेस्ट दे सकती है। अभी रिसेंटली सेबी का एक सर्कुलर था जिसमें 81 बॉन्ड्स के मैच्योरिटी ईयर को 100 साल तक कर दिया गया। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, उसने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन को बोला कि ये जो रूल निकाला है आपने 81 बॉन्ड्स पे 100 ईयर की मैच्योरिटी का, इसको तुरंत विड्रॉ करिए। तो ये 81 बॉन्ड्स होते क्या हैं? सेबी ने ये 81 बॉन्ड वाला 100 ईयर मैच्योरिटी वाला नियम क्यों निकाला था, और एकदम से डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने इस नियम को वापस लेने को क्यों बोला है सेबी को, इन सब चीजों के बारे में मैं अलग से आपको वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे मैं 81 बॉन्ड आपको नहीं समझा सकता, कम से कम 15-20 मिनट की वीडियो चाहिए आपको 81 समझाने के लिए। कोशिश करूंगा मैं आज या कल में ही आपके 81 वीडियो बना के समझा दूं। इंडियन इकोनॉमी में ये चीज आपको काम आएगी, और इकोनॉमी की वीडियोस तो आप लोग अक्सर कर मांगते ही रहते हैं। फिर बात करते हैं सेंसस डाटा में डिसाइड फूड सब्सिडी। देखिए, नया सेंसस डाटा जब अवेलेबल हो जाएगा, आपको पता है पिछला सेंसस हुआ था 2011 में, 2021 वाला सेंसस ऑलमोस्ट चल रहा है, और जब इस सेंसस का डाटा सामने आ जाएगा उसके बाद कितने लोगों को बेनिफिट्स मिलना चाहिए गवर्नमेंट स्कीम्स का, उसमें हो सकता है थोड़े चेंजेस हो। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर किसको कितने कितने धाने दी जाएंगी, इसके ऊपर थोड़े चेंजेस करे जा सकते हैं, ऐसा बोला फूड सिक्योरिटी सुधांशु पांडे जी ने। अभी के लिए अगर बात की जाए तो कोई भी ऐसा प्रपोजल नहीं आया है, रीजन बीइंग कि सेंसस का डाटा नहीं आया है। लेकिन नीति आयोग ने इसके ऊपर पेपर दिया था। एनएफएसए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात करिए तो 5 केजी ऑफ फूड ग्रेन्स पर मंथ इसके अंदर दिया जाता है, ठीक है, टू 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन। ये देश की 2/3 पॉपुलेशन, लगभग 67% पॉपुलेशन को 5 केजी फूड ग्रेन्स कम प्राइस पे दिए जाते हैं, जिसमें वीट दिया जाता है 2 रुपए प्रति केजी पे और राइस दिया जाता है 3 रुपए प्रति केजी पे। अभी का जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2013 का, वो 81 करोड़ लोगों को कवर करता है। 2011 के सेंसस के हिसाब से 75% आबादी ऑफ रूरल एरिया एंड 50% आबादी ऑफ अर्बन एरिया, टोटल हो गई 67% आबादी ऑफ टोटल इंडिया। इसको ये 5 केजी फूड ग्रेन्स मिलते हैं एनएफएसए के अंदर, ठीक है भाई। नीति आयोग का प्रपोजल ये है कि भाई आपको चेंजेस करने चाहिए इस एनएफएसए के अंदर, और 60% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन और 40% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन को ही आपको कवर करना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये प्रपोजल सही है, मैं बताता हूं क्यों। ज्यादा आबादी कवर करने से ये मतलब नहीं है कि आप बहुत अच्छा कवर, जैसे कि आप ज्यादा खाना खाने से ज्यादा ताकतवर नहीं हो जाओगे, आपको उसके साथ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी अपने आप को फिट बनाने के लिए। उसी प्रकार से देश में बहुत ज्यादा लोगों के बीच में आप सब्सिडी बांटोगे तो सब्सिडी का मिसमैनेजमेंट होगा। अभी देश की 67% आबादी को 5 किलो राइस आप फ्री में दोगे तो उस 67% में जो एडवांटेज पोजीशन में है ना, वो सारा सब्सिडी का बेनिफिट खींच लेंगे, और जो सबसे गरीब लॉट है वो डिसएडवांटेज पे चला जाएगा। तो जरूरी ये है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर प्रॉपर टारगेटिंग हो, और सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स केवल उन लोगों के पास पहुंचे जिनको सच में जरूरत हो। फिर यहाँ पे मिस्टर पांडे ने मेरा राशन मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया। मेरा राशन मोबाइल एप्लीकेशन क्या करेगा? राशन कार्ड होल्डर्स को मदद करेगा कि वो जहां पे भी रहते हैं उनके आसपास की राशन शॉप को वो आइडेंटिफाई कर सकें, अपने एंटाइटलमेंट्स देख सकें कि उनको कितने फूड ग्रेन्स मिल सकते हैं, किस दाम पे मिल सकते हैं, और कितने फूड ग्रेन्स उन्होंने रिसेंटली खरीदे, उसके रिपोर्ट्स भी इस मेरा राशन मोबाइल ऐप में होंगे। हालांकि जो लोग राशन खरीद रहे हैं फेयर प्राइस, मतलब आप कह सकते हो फेयर प्राइस शॉप से, उनके पास मोबाइल इस लेवल का स्मार्टफोन होगा, ये भी एक बड़ी बात है, और होगा भी तो चलाना आता होगा, ये भी सोचने वाली बात है। जो कि कम से कम एक ऐसा फोन 4 से 5 हज़ार रुपए का तो आता ही है, और इस प्रकार के लोग जो कि इतने गरीब हैं वो 800-900 रुपए ज्यादा का फोन नहीं खरीदते। फिर बात करते हैं राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी स्कीम के बारे में। सरकार ने जो राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी स्कीम लॉन्च की थी, उससे माइग्रेंट बेनिफिशरीज को काफी फायदा मिला है। माइग्रेंट बेनिफिशरीज अब देश के किसी भी हिस्से में रजिस्टर करके फूड ग्रेन्स ले सकते हैं। तो कोई बंदा अगर बिहार का है, दिल्ली में काम कर रहा है, तो दिल्ली की फेयर प्राइस शॉप से जाके वो फूड ग्रेन्स को रिबेटेड प्राइस पे ले सकता है। तो ऐसे लोग
जो कि माइग्रेंट्स है, जो कि एक स्टेट से हैं पर किसी और स्टेट में काम कर रहे हैं, ऐसे लोग 15 करोड़ ट्रांजैक्शंस कर चुके हैं पैंडेमिक शुरू होने के बाद। कह सकते हो कि पर महीने 1.5 करोड़ ट्रांजैक्शंस का एवरेज है। सुनने में नंबर बहुत बड़ा लग रहा है, बट ऑन ग्राउंड नंबर बहुत छोटा है, क्योंकि अगर एक बार भी गरीब आदमी जाके 1 किलो चावल भी ले आता है, उसको भी एक ट्रांजैक्शन काउंट किया जाएगा। समझ गए? इश्यूज ऑफ बफर स्टॉक्स और फूड सिक्योरिटी में न्यूज आपको काम आएगी। फिर नेक्स्ट न्यूज है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स से रिलेटेड। गवर्नमेंट अप्रूव्स 33 एपीआई एप्लीकेशंस अंडर पीएलआई स्कीम। गवर्नमेंट ने 33 एप्लीकेशंस ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को पीएलआई स्कीम के अंदर अप्रूवल दे दिया है। ये एप्लीकेशंस टोटल 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मतलब आप कह सकते हो इन्वेस्ट करेंगे इंडिया के अंदर, और इनको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का बेनिफिट दिया जाएगा। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए, सरकार बहुत प्रोएक्टिवली हमारे देश में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि रीजन ये है कि ये जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, जिनको आप बल्क ड्रग भी बोलते हो, हम लोग बहुत हद तक इनकी रिक्वायरमेंट के लिए इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है। चाइना से बहुत सारे बल्क ड्रग्स और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट इंडिया में इंपोर्ट होते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को बनाने की टेक्नोलॉजी अपने आप खुद डेवलप करें। ये जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होते हैं, ये इंटेंडेड थेरेप्यूटिक इफेक्ट लेके आते हैं। इसमें बहुत सारे मल्टीपल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो अलग अलग सिम्टम्स को क्योर करते हैं। ठीक है भाई। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए तो शुरुआत में जब फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने अपने बेस डेवलप करने शुरू किए तो वो खुद अपने एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बनाते थे। लेकिन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को बनाने का जो प्रोसेस है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, उससे पॉल्यूशन भी बहुत होता है, तो कॉस्ट बढ़ जाती है। तो अगर फार्मास्यूटिकल कंपनीज को कहीं बाहर से एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट अगर सस्ता मिलता है तो वो इंपोर्ट करना पसंद करते हैं। उसके चलते इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा बन नहीं पाया, इसलिए आज की डेट में हम चाइना के इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है। लेकिन अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स तक बनवा रही है सरकार एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की। जो एलएसी का इंसिडेंट हुआ था लद्दाख में, उसके बाद ये मालूम पड़ा कि भाई हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई चेन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की खुद डेवलप करनी पड़ेगी। हम एक लिमिट से ज्यादा चाइना पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। इसलिए प्रोडक्टिविटी लिंक इंसेंटिव स्कीम में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को भी शामिल किया है सरकार ने। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के 2 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, केमिकली एक्टिव, केमिकली इनएक्टिव। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट वो केमिकल कंपाउंड है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है एक फिनिश मेडिसिन को बनाने में। जैसे कि क्रोसिन के अंदर थेरेप्यूटिक इफेक्ट लेके आता है एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जिसको आप बोलते हो पैरासिटामोल। पैरासिटामोल वो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है जो कि एक दवाई में वो काबिलियत देता है कि बॉडी एक और फीवर को हटाया जा सके। तो क्रोसिन जैसी दवाइयां सिंगल डोज ड्रग्स हैं, यानी उसमें केवल एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट पाया जाता है। कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का मिक्सचर होता है। जनरल स्टडीज पेपर 2 और 3 दोनों में न्यूज आपको काम आएगी। और भाई म्यांमार की पहली सैटेलाइट का यूज म्यांमार की मिलिट्री या गवर्नमेंट ना कर पाए, इसके लिए जापान ने म्यांमार का जो एक्सेस था उनके सैटेलाइट की तरफ वो काट दिया। एक्चुअली में हुआ यह था कि एक 15 मिलियन की सैटेलाइट है म्यांमार की, जिसको बनाया है जापान की होकाइडो यूनिवर्सिटी ने। इसको ज्वाइंट प्रोडक्ट की तरह बनाया गया था म्यांमार की सरकार, म्यांमार एरोस्पेस इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के द्वारा, MAEU के द्वारा। 250 kg की माइक्रो सैटेलाइट्स बनवाई थी म्यांमार में, उसमें ये पहली थी। इस सैटेलाइट में बहुत सारे कैमराज लगे हुए हैं जो एग्रीकल्चर और फिशरीज को मॉनिटर करते हैं। अब ऑब्वियस ही बात है, ये सैटेलाइट डिप्लॉयड है और इस सैटेलाइट का डाटा लगातार जापान म्यांमार को भेजता था। अब आपको पता है म्यांमार में कूप हो चुका है, तो जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनका ये बोलना है कि भाई अगर इस सैटेलाइट का डाटा जापान म्यांमार को देता रहता है तो म्यांमार इस सैटेलाइट के डाटा के दम पे लोगों का जो प्रोटेस्ट है, लोगों का जो डिमॉन्स्ट्रेशन है, उसको दबाने की कोशिश करेगा, ह्यूमन राइट्स एब्यूजेस करेगा। आपको पता है म्यांमार में कूप हो चुका है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 फरवरी। इस सैटेलाइट को नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था 20 फरवरी को। ठीक है, इट वॉज लॉन्च्ड एज अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ लार्ज एंड वेरिड पेलोड। समय समय पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कि 400 किलोमीटर ऊपर है हमारे अर्थ पे, वहां पे रीइंफोर्समेंट भेजे जाते हैं। उस रीइंफोर्समेंट में एक छोटी सी सैटेलाइट ये भी भेजी गई थी। ये सैटेलाइट अभी के लिए जाक्सा मैनेज करता है, जो जापान की एरोस्पेस इंडस्ट्री है। जाक्सा के कीबो एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल के अंदर ये सैटेलाइट है। समय समय पे सैटेलाइट का डाटा
म्यांमार को भेजने की बात करी गई थी। अभी जाक्सा के एस्ट्रोनॉट सोइचू नोगुची इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे मौजूद हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब शायद जापान इस सैटेलाइट का डाटा म्यांमार को नहीं देगा, क्योंकि जापान को डर लगता है कि हो सकता है कि म्यांमार की सरकार गलत चीजों में इस डाटा का इस्तेमाल करे। वैसे मैं आपको बता दूं कि जापान के म्यांमार के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। जापान म्यांमार को बहुत सारे एड भी प्रोवाइड करता है और इस कूप के अगेंस्ट जापान ने वोकली बहुत ज्यादा कुछ कहा नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स जिस लेवल पे सैंक्शंस लगा रहा है म्यांमार के ऊपर, जापान उस लेवल पे सैंक्शंस नहीं लगा रहा है। यहाँ पे अगर आप बात करो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की, तो एक मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन है, एक हैबिटेबल आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो कि लो अर्थ ऑर्बिट लगभग 400 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस घूमता रहता है। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है, 5 पार्टिसिपेटिंग स्पेस एजेंसीज हैं, नासा यूनाइटेड स्टेट्स की, रॉस्कोसमोस जापान की, रॉस्कोसमोस रशिया की, जाक्सा जापान की, ईएसए यूरोप की और सीएसए कनाडा की। ये जो ओनरशिप है और यूज है स्पेस स्टेशन का, ये किसी एक कंट्री के हाथ में नहीं है, इन 5 एजेंसीज के हाथ में। बहुत सारी इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटीज और एग्रीमेंट से इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के यूजेस को डिसाइड किया जाता है। ये एक माइक्रो ग्रेविटी और स्पेस एनवायरनमेंट रिसर्च लेबोरेटरी की तरह काम करता है और अलग अलग डोमेन्स में साइंटिफिक रिसर्च करता है, जैसे एस्ट्रोबायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मेट्रोलॉजी, फिजिक्स और अदर फील्ड्स। लगभग 400 किलोमीटर ऊपर है अर्थ के सरफेस पे। जनरल स्टडीज पेपर 3 में अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ स्पेस में और जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज आपको काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज कवर कर दी है। अपनी व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को डिस्कस करिएगा। 81 बॉन्ड्स के लिए चिंता मत करें, जल्दी वीडियो अपलोड कर दूँ।